आजम तार साहब को पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन जी स्पीकर साहब, दिस इज माय राइट। पॉइंट ऑफ पर्सनल एक्सप्लेनेशन पे दे रहा हूँ आपको, पर्सनल एक्सप्लेनेशन। और मैं ये तवक्को रखूंगा कि कुछ अल्लाह की मेहरबानी है, कुछ दिनों से माहौल बेहतर होना शुरू हुआ है और हम इस उम्मीद के साथ आगे चलेंगे। मैं अगर इजाज़त दें तो आपकी बात का जवाब दूंगा, कोई इल्ज़ाम तराशी नहीं करूंगा। कुछ चीज़ें हैं जो हक़ाइक़ सामने रखने के लिए पूछी गई हैं, मुझे कहा गया कि आप जवाब दें। असद कैसर साहब मेरे मोहतरम हैं, बड़ी इज़्ज़त है उनके लिए। आप इस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इस ऐवान का रुकन होने के हवाले से सबसे बड़ा एजाज़ है। आप में बड़े सीजन्ड पॉलिटिशियंस, पार्लियामेंटेरियंस बैठे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ड्राफ्ट तो उस वक्त आए जब बिल ले किया जाए। बिल ले किया कैसे किया जाता है? अगर ये हुकूमती बिल है तो सबसे पहले हुकूमती हलकों में मुशावरत होती है, उसके बाद उसको एक ड्राफ्ट बिल की शक्ल में काबीना के सामने लाया जाता है। काबीना उसकी अप्रूवल देती है। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी फॉर लेजिस्लेटिव केसेस है, CCLC, मैं ख़ुद उसका कन्वीनर हूँ। उस कमेटी में एक दफ़ा अच्छी तरह देखा जाता है कि इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें दुरुस्त होने वाली हैं, और अगर इत्तेहादी हुकूमत हो तो CCLC में हमेशा सारों की नुमाइंदगी होती है। इस दफ़ा भी ऐसा ही है, पिछले दौर में भी ऐसा ही था। नवीद कमर साहब बैठे हैं, हम क्लॉज बाय क्लॉज पहले देखते थे, उसके बाद लेके आते थे। फिर कैबिनेट कहती है कि जी अब इसे पार्लियामेंट में ले जाया जाए। ये हुकूमत का इख्तियार है कि उसे कौमी असम्बली में लेकर इंट्रोड्यूस करवाए या सेनेट में कराए। इस पे अगर किसी को एतराज़ है तो मैं जवाबदेह हूँ। अभी ये बिल मुसव्वदा बन के काबीना में नहीं गया, अभी ये CCLC में डिस्कस नहीं हुआ। कुछ अरसे से ये मुशावरत जारी थी, और क्यों जारी थी? मौजूदा इंतखाबात के बाद जब हकूमती इत्तेहाद तश्कील पा रहा था, राजा परवेज़ अशरफ साहब, खुर्शीद शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो पहले दो जमातों ने कमेटियाँ बनाई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। हम इंगेज रहे। फिर हमारी मुशावरत मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हुई, फिर हमारी मुशावरत IPP और मुस्लिम लीग से हुई। चौधरी सालक साहब मौजूद होंगे। हमारी एंगेजमेंट बलूचिस्तान अवामी पार्टी से हुई, हमारी एंगेजमेंट एजाजुल हक साहब से हुई, हमारी एंगेजमेंट ANP से हुई, हमारी एंगेजमेंट डॉक्टर मालिक बलोच साहब से हुई। उस स्टेज पे मौलाना फजलुर रहमान से भी हमारे राब्ते हुए। अचकज़ई साहब बड़े हैं, नाराज़ हैं, उन दिनों में उनसे भी किसी स्टेज पे बात हुई। ये सियासत का हुस्न है। हुकूमत जब बन रही थी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मीटिंग्स के दौरान जो हमारे कुछ मामला तय हुए, उनमें से ये भी था कि हुकूमत साजी के बाद अव्वलीन फुर्सत में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का अनफिनिश्ड पार्ट है, उस पे काम किया जाएगा। वो क्या था? आईनी अदालत का क़याम। 19वीं तरमीम इस ऐवान ने और ऐवान बाला ने बहुत मेहनत करके 1973 से लेकर और 2009 तक जो खलवाड़ हुए थे आइन के साथ, और जो कुछ कमी बेशियां महसूस की गई आइन में, उनको दुरुस्त करने के लिए 18वीं तरमीम पास की, जो बिलाशुबा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उस पार्लियामान का, जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तक जुड़ा हुआ है। और हम इकट्ठे खड़े हैं। चारों इकाइयों को ऐसे पैरिटी पे रखा गया, क्यों? ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े, वफाक मजबूत हो। और हम सलाम पेश करते हैं अपने उन सीनियर्स को जिन्होंने ये आइडिया कंसीव किया, शबो रोज़ इस पे काम किया, तमाम जमातों को साथ बिठाया और वो दुरुस्तगी हो गई। उस वक्त भी
ये तारीख़ के झरोकों में झांक कर देखें और पूछिएगा चौधरी एतजाज़ अहसन साहब से, जिनका नाम अभी लिया गया ख्वाजा साहब की तरफ से, और पूछें नवीद कमर साहब और ख्वाजा आसफ साहब से कि वो कौन सी ताकत थी जिसने कहा आईनी अदालत नहीं बनेगी, और वो कौन थे जिन्होंने कहा कि 18वीं तरमीम स्ट्राइक डाउन कर दी जाएगी अगर आप 19वीं तरमीम के ज़रिए जो हमारे इख्तियार आप लेने की कोशिश कर रहे हैं, जजेस की अपॉइंटमेंट और उनकी रेगुलराइजेशन को अगर वो ख़त्म ना किया गया। मैं कानून के तालिब इल्म के तौर पे और इस पार्लिमान का एक छोटा सा हिस्सा होने के हवाले से मेरे जहन में कोई वहम नहीं है कि कानून साज पार्लिमान जो है ये उसका इख्तियार है कि वो आइनी ढांचे के अंदर रहते हुए जो मुनासिब कानून साजी करे, वो कानून साजी उसका इख्तियार है। हम अपनी मुखालफतों में और टाइमिंग्स की वजह से कि आज मुझे सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, आज इन्हें सूट करता है, हम अपनी दाढ़ियाँ खींचते रहते हैं और अपनी सारी ताकत जो है जाके झोली में डाल आते हैं। खुदारा मजबूत हो के अपने पाँव पे खड़ा हो। 25 करोड़ अवाम ने आपको ये इख्तियार दिया है कि आपने डायरेक्शन तय करनी है, आपने बताना है कि ये मुल्क कैसे चलना है। चीफ जस्टिस ने चीनी का रेट नहीं मुकर्रर करना, चीफ जस्टिस ने बिजली के खंभे लगाने का हुक्म नहीं देना, चीफ जस्टिस ने नहीं कहना कि कौन सी सियासी जमात को किस तरह से चलना है। मंशूर मैंने देना है, मेरे कायदीन ने देना है, आपने देना है, इन्होंने देना है। डैम बनाए हैं उन्होंने, देखने चल रहे हैं, पानी भी चल रहा है, बिजली भी आ रही है, वहाँ से पैसे इंटरेस्ट वाले अकाउंट में डाल के चले गए। अल्लाह बेहतर जानता है। खुदारा जज्बात से बालातर होके मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाह रहा हूँ कि जब ये गुफ्तगू आगे बढ़ी, जो प्रपोजल्स थी वो आती गई। पिछले दिनों में जो बलूचिस्तान में हुआ और पिछले कुछ महीनों से जो शिद्दत आई है खैबर पख्तूनख्वा में, मेरे इस तरफ के भाई बैठे हुए हम सबसे ज़्यादा जानते हैं, और हम आपकी हिम्मत को, आपकी कुर्बानियों को, आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं कि आपने रियासत को कायम रखने के लिए बेतहाशा कुर्बानियाँ दी हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। जब बलूचिस्तान का ये अंदोनाक वाक़या हुआ है जिसमें पंजाब के गरीब शहरियों को स्लॉटर किया गया, मैं कहूँगा, और हमें बिल्कुल शर्म नहीं आती कहने के, जब बात ये होती है तो पंजाब को भी आवाज़ उठानी चाहिए कि हमारे साथ क्यों। खैबर पख्तूनख्वा में जब ये सर्ज बढ़ी उसके साथ ही तो एपेक्स कमेटी में 2 डिमांड्स आई डिस्कशन में। ख्वाजा साहब आप गवाह हैं इस बात के। उन्होंने कहा कि मुल्क जल रहा है, ये तजवीज़ हम दे सकते हैं कि विद सनसेट क्लॉज जैसा APS के बाद आपने दहशतगर्दी से लड़ने के लिए वहाँ पे खसूसी अदालतें कायम की थी कि मिलिट्री ट्रायल्स हो सकते हैं, वो दिया जाए। वहाँ पे फ़ैसला नहीं हुआ और कहा गया कि हम कंसेंसस से होगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। एक वो तजवीज़ लाई गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमें अपने सिविल सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, उनकी कुर्बानियों को हम रायगा नहीं जाने देंगे लेकिन अपना हिस्सा हम डालेंगे। ये बात इब्तदाई तौर पे मालिक बलोच साहब ने भी कही कि ये टाइम दुरुस्त नहीं होगा। यही बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ जब मौलाना के सामने रखी गई, और उसमें एक एंगल था कि उस तरमीम के ज़रिए जो पहले हरासती मराकज़ थे उनकी भी दोबारा इजाज़त दी जाए ताकि जो मिसिंग पर्सनस का किस्सा है वो शायद जुड़ा हुआ है किसी ना किसी हवाले से इन चीज़ों से, शायद उसका हल निकले। मौलाना ने कहा कि अगर उसका अच्छा हल निकलता हो तो ये ज़रूर करें, लेकिन सोच लें अभी ना किया जाए। इसका उसी टाइम पे ये तजवीज़ ड्रॉप कर दी गई। इसी के साथ जुड़ा हुआ था आर्टिकल 8 भी। अगर आपको ये शक पड़ता है कि आर्टिकल 8 में तरमीम इसलिए की गई थी कि पेचकस और टाइट करना था आप लोगों के हवाले से, तो आपका तो पहले ही ट्रायल्स जो हैं वो चल रहे हैं और मैटर्स ऑफ जुडिस है, और जो रेट्रोस्पेक्टिविटी के मामलात हैं और प्रोस्पेक्टिविटी के, उस पर मैं बात नहीं करूँगा, मेरे से ज़्यादा गौर खान भी ये जानते हैं। तो प्लीज़ ज़रा तासुब की ऐनक एक साइड पे रख के थोड़ा आगे चले। उसमें और क्या था,
199 की बात हुई। 199 भी उसी सिलसिले की कड़ी थी कि जिन इलाकों में वो ऑपरेशंस हो रहे होंगे और आइन में कुछ इजाज़त है कि नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से उस मखसूस दौरानिए और उस इलाके में नेशनल सिक्योरिटी एक कंसिडरेशन होनी चाहिए कि नहीं, वाइल एक्सरसाइजिंग जुरिस्डिक्शन, और वो भी अभी तजवीज़ थी, वो ड्राफ्ट का इस तरह से हिस्सा नहीं थी। जो साजिद तरीन साहब हमारे साथी हैं, मैंगल साहब के पार्टी के नुमाइंदे हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मालिक बलोच साहब बहुत ज़ीरक सियासतदान हैं। कल उनसे परसों बात हुई, फिर कल बात हुई। ये सारी चीज़ें उन स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस हो रही थी। हम हुकूमती इत्तेहाद हैं, माजरत से मुसवदा लाना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अपोजिशन का काम उसमें से तनकीद करके चीज़ें निकलवाना या शामिल करना है, मैं कीड़े निकालना नहीं कहूँगा। तो हमें हमारा काम कम से कम पूरा हो तो आप तक पहुँचेंगे ना। मीनवाइल एक वाक़या हुआ, हम दोनों अतराफ़ ने उस पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, बल्कि हमने सर जोड़ के बैठे कि हमारे कुछ अरकान की गिरफ्तारियां हुई, मैनर दुरुस्त नहीं था, टाइमिंग दुरुस्त नहीं थी। स्पीकर साहब, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने एक बोल्ड स्टेप लिया, हमने उसमें थोड़ा हिस्सा डाला, क्रेडिट गोज़ टू यू, क्रेडिट गोज़ टू यू। कमेटी बनी हुई थी, ये गुफ्तगू हो रही थी कि ये होने जा रहा है, इस तरह से होगा। कमेटी में इस पे बात शुरू हुई, मैंने जो सेलिएंट फीचर्स थे वो सामने रखे कि आइनी अदालत के क़याम की तजवीज़ है। फौरी तौर पे जोड़ दिया गया उसको कि जी जो चीफ़ जस्टिस रिटायर होने जा रहा है सिर्फ़ उसके लिए हो रहा है और ये अदालत पे और अदलिया पे हमला है। मैं रिकॉर्ड के लिए यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि माजी करीब में ये हमला कब हुआ था। मैंने तो नहीं किया, मेरे दौरे हुकूमत में तो कोई रेफरेंस फाइल नहीं हुआ। भूल गए हैं हम जो काजी फायज़ ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ, और किस डटाई के साथ आपने उसे सपोर्ट करते रहे। दोनों रेफरेंस जो हैं, दोनों रेफरेंस मुंह पे मारे अदालत ने और वो लोग बहाल हुए और उनकी विंडिकेशन हुई। हम आवाज़ उठाते रहे हैं, हाँ, ऐसी बातें ना करें, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है। ख्वाजा साहब ने कुछ फीचर्स बता दिए हैं। बड़ी बात ये थी आइनी अदालत कि उसकी शक्ल क्या होगी। जनाब स्पीकर, एक चीफ जस्टिस और जो एक कॉन्सेप्ट है अभी तक कि 7 या 8 जजेस हों और हर वफाक की हर इकाई की उसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। और वो क्या करेंगे, वो जो सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है 184 की और जो सुओ मोटो का इख्तियार है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हस्पतालों के डिस्पेंसरों के परफॉर्मेंस से लेके शीशे की बोतल निकलने तक इस्तेमाल हुआ है जहाज़ों से, उसको वो रेगुलेट करे। कुछ 199 में जो हाई कोर्ट्स अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं, उसकी अपीलें जो हैं वो उस अदालत में जाए ताकि एक पैरिटी रहे और आइन की तशरीह जो है वो एक तरह से हो, एक जगह पे हो। वजह क्या है? 60,000 से ज़ायद 61,000 कुछ 100 मुकदमात हैं सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं इस वक्त भी। सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है जनाब स्पीकर? फौजदारी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट आते हैं लीव टू अपील के साथ, कई दफ़ा एज अ राइट भी आते हैं जब ओरिजिनल ऑर्डर रिवर्स हुआ हो। दीवानी मुकदमात आते हैं, बैंकिंग से निकले हुए मुकदमात आते हैं, कंपनी बेंचेस से निकले हुए मुकदमात आते हैं, सर्विस ट्रिब्यूनल के मुकदमात आते हैं और इस तरह के और बहुत सारे, और ये आईनी भी। हम लोगों ने अपनी कमज़ोरियों की वजह से हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ भी हर वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि वहीं पे जाएं और वहीं पे सेटल हों, क्योंकि हम इकट्ठे बैठ के हल नहीं कर सकते। हमने अपने आप को कमज़ोर कर लिया है, हमने नादानियाँ इतनी की हैं कि आपने अपनी सारी ताकत, अपना सारा इख्तियार दीवार के उस पार दे दिया है। कुछ उस पार है, कुछ उससे आगे होगा। मैं बड़ी खुल के बात कर रहा हूँ।
ये कब वापस आना है जब आपने अपना इख्तियार इस्तेमाल करना शुरू करना है, और वो इख्तियार एक ही है, वो कानून साजी का है। आप वो कानून बनाए जिसका फ़ायदा लोगों को हो। मैं तो अभी ज़ाब्ता फ़ौजदारी का एक पैकेज लेके आ रहा हूँ जिसमें 90 तरामीम हैं, आपके सामने रखूँगा। अरेस्ट डिटेंशन से लेके FIR के अंदराज से लेके चालानों के दाखिल होने से लेके प्रोसिक्यूशन के रोल से लेके बेगुनाह लोगों को ज़मानतों किन किन ग्राउंड्स पे होनी चाहिए उसमें आसानी करने से लेके ट्रायल्स की टाइम लाइन्स के 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा वरना उस जज के ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई होगी, ये सारी चीज़ें उसका हिस्सा है। इस आइनी पैकेज में भी बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का जिक्र हुआ। असद कैसर साहब, अल्लाह का बड़ा फजल है मुझ पे, मैं ये पैकेज लेके मैं चैलेंज करता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। जिस बार एसोसिएशन और काउंसिल का आप नाम लेंगे, ये पैकेज अगर वहाँ से डिफीट हो, मैं जवाबदेह होगा। अब अगर ये कहा जाए कि जो तजावीज़ आई थी उनको आप वहीं पे आग लगा दें और कुएं में फेंक दें, ये मुमकिन नहीं है। वो तजावीज़ जब इसको लेके आना है उस वक्त अगर होती तो हम जिम्मेदार हैं कि हुकूमत चाहती है कि ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो, हुकूमत चाहती है ये भी कर दो। आईनी अदालतों पे, जुडिशल कमीशन में पार्लिमान के इफेक्टिव रोल पे, सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की अकाउंटेबिलिटी के फ्लॉड होने पे और उनकी कारकर्दगी को बेहतर करने के लिए, एफिशिएंसी को मिसकंडक्ट या रिमूवल की ग्राउंड बनाने के लिए पाकिस्तान की वकला बरादरी पिछले कई सालों से मुतालबे कर रही है। आई एम पार्ट ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल। इसमें लिखा हमने कि वो जज जो सरकारी मुराद तो ले रहे हैं, गाड़ी पे झंडा भी लगाते हैं, एक एस्कॉर्ट आगे एक पीछे, अगर ये वज़रा और पार्लियामेंटेरियन करें तो वो विलन है माशरे के। उनका ये भी फ़र्ज़ है कि जो गरीब आदमी बकरी बेच के, भैंस बेच के, वकील करके आपके सामने आता है, उसको 1800 तारीखें ना दें, उसकी नस्ल ख़त्म हो जाती है। उसको इंसाफ दें और वक़्त पे दें। जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मेरे मुकदमों में, ये अटक का मुकदमा है, 2003 का वाक़या, आज 2024 में खड़े हैं, सज़ाए मौत हो गई। हाई कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, ये सज़ाए मौत का केस नहीं, उम्र कैद हो गई, 2 बंदे छोड़ दिए, 2 को सज़ा कर दी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक एविडेंस पे एक को छोड़ो, एक को रखो, या पिक एंड चूज़ है। आइडियल केस। अपील दायर की सुप्रीम कोर्ट में, 2016 से अपील 8 साल से पड़ी है, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ, अभी लीव स्टेज भी नहीं आई। पिछले महीने अलबत्ता वो दोनों कज़न्स मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा सर आपकी कोशिशों का बहुत शुक्रिया, हम सज़ा पूरी करके घर आ गए हैं, हम सज़ा पूरी करके घर आ गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाने, वो कागज़ जाने और आप जाने। हमें बताए सर, मैं वो ये गौर बैठे हैं, मैं वो फ़ी कैसे जस्टिफाई करूं जो उन्होंने मुझे दे रखी है, और मैं किससे हिसाब मांगूं। और कल अगर वो अपील मेरिट पे डिसाइड होती है, इट्स अ वंडरफुल केस, पिक एंड चूज़ है। अगर वो बरी होते हैं तो वो 8 साल मैंने और आपने देने हैं, किसने देने हैं उनको वापस, जो उन्होंने जेल में गुजारे हैं। हमने इसमें क्या लिखा है? मैं हाजिर हूँ भाई, मैं हाजिर हूँ तेरे लिए, मैं जवाब दे उसके लिए। मैं जाने को तैयार हूँ शेरफ खान, मुझे एड्रेस द चेयर प्लीज, एड्रेस द चेयर। 8 दिनों की तलाफी स्पीकर, 8 ये 6 महीने वाले 8 दिन की तलाफी, 8 दिन की तलाफी में स्पीकर साहब ने 8 दिनों को कोई 3.25 दिन पे कर दिया। आप हमारे साथ हंसते खेलते रहे हैं, शुक्र है जी। एड्रेस द चेयर। मैंने जनाब स्पीकर जो बात कर रहा है 2 मिनट और लूँगा, क्योंकि ये चहमे गोइयाँ ख़त्म हो सर। ये चोरी डकैती, राजनी, छुपना छुपाना, शब खून मारने, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ सर। कि क्या लिखा है कि जुडिशल कमीशन जो है उसको दोबारा 18वीं तरमीम की रूह के मुताबिक बनाया जाए।
मैं चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर शाह साहब से ऑन रिकॉर्ड ये बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा हमारी 8 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है, उसमें 4 ऑपोजिशन हैं, 4 ट्रेनी बेंचेस हैं, बैलेंस्ड है बिल्कुल, और पार्टी लीडर्स उसे नॉमिनेट करते हैं शेयर के मुताबिक। हम वो मर्ज करना चाहते हैं, बार काउंसिल्स, बार एसोसिएशंस भी ये कहते हैं कि आप उधर से सर फैसला आता है कि ये रिकमेंड है अपॉइंटमेंट के लिए। आइन में लिखा है कि आप 6-2 के साथ, 2/3 अक्सरियत के साथ उनकी नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं रीजंस दे के। जनाब स्पीकर, ख्वाजा साहब गवाह हैं, नवीद कमर साहब गवाह हैं, बड़ी दफ़ा शर्मसारी उठाई है, बड़ी दफ़ा बेआबरू हुए हैं। 8-0 के साथ पेशावर की अपॉइंटमेंट्स थी पिछले साल, 2 जजेस के बारे में बहुत ही अजीबोगरीब रिपोर्ट्स थी, सीनियरिटी भी वायलेट हुई थी, उनकी सर्विस से आ रहे थे, उनकी नॉमिनेशंस हमने कंफर्म नहीं की। 8 पार्लियामेंटेरियंस ने, सवाती साहब भी थे, अली मोहम्मद भाई भी था उसमें, अली मोहम्मद साहब ऐसे ही था ना जी जी। क्या हुआ है, अब हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, बहुत मोतबर हैं जी, दिमाग इकट्ठे बैठ के लगाया, दोनों वो भी लाएंगे, दोनों को इकट्ठा करके मुतफिका फैसला कर दिया, 6 से भी आगे निकल गए। परसों यानी 48 घंटे के अंदर पता चला कि रिट पिटीशन फाइल हुई है, एक जज साहब ने उसको स्ट्राइक डाउन किया है, सस्पेंड किया, उन्होंने ऑर्डर किया इसका ओथ करा दो। वाह जी वाह, पार्लियामान की बालादस्ती, क्या बात है। हमने कहा कि 8 के 8 बंदे मर्ज करते हैं। अब मैं सारी बातें बताऊंगा। शाह साहब ने और कारी साहब ने, क्योंकि जुडिशल कमीशन की मीटिंग के फ़ौरन बाद ये बात हुई थी, ऑन रिकॉर्ड हूँ मैं, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, उन्होंने कहा ये बैलेंस ख़राब ना करें, हमारे 6 जजेस हैं, आप 6 तक महदूद करें, 4 वो हैं ही हैं, उनको ले आएँ। लॉ मिनिस्टर अटॉर्नी जनरल भी आपके खाते में पड़ता है, तो आप 4 को कर दें। हमने उनकी मान ली है, 4 पार्लियामेंटेरियंस, 1 वज़ीर कानून, 1 अटॉर्नी जनरल, बाकी बार का नुमाइंदा। ये नया कमीशन है। कमीशन को क्या किस लिए किया कि ये जो रोज़ बेतौकीरी होती है पार्लिमानी कमेटी की, ये ना हो, हमारी इज्जत बच जाए यार खुदा के लिए। अगली चले सर, उस कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो हाई कोर्ट के जजेस की परफॉर्मेंस एवेलुएट किया करें। कौन सी पाकिस्तान में ऐसी सर्विस है जिसकी परफॉर्मेंस एवेलुएट नहीं होती? है एक सर्विस, आला अदलिया है, क्योंकि उस वक्त लॉर्डशिप्स आते थे, हॉर्स हेयर विग पहन के आते थे, उनके अपने अंदर बड़ा कुछ है। एक अंदर हुआ है, उसका हिसाब हो रहा है, पूछें जाके। आहिस्ता, अच्छा मैं सिर्फ एक इस्तदा है, सिर्फ एक इस्तदा है आपसे, ये हाथ जोड़ के 5 मिनट और दे दे, हाथ पे ना बोला करे बस प्लीज। एड्रेस द चेयर। मैं सारा कुछ अर्ज करूंगा। जनाब स्पीकर, हमने क्या किया, तजवीज़ ये है, कानून नहीं बनाया, तजवीज़ ये है कि वो जुडिशल कमीशन जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस करेंगे, जिसमें 6 आला अदालत के जज होंगे और 6 लोग हम होंगे और बार काउंसिल बैठी होगी, जो उन्हें अपॉइंट करती है, फिर उनकी कन्फर्मेशन करती है, जो उन्हें घर भेजते हैं। वो सालाना रिपोर्ट्स लेंगे हाई कोर्ट से, अपने रूल्स बना के एक चार्ट बनाएंगे, किस जज के पास कितने मुकदमे गए, कितने फैसले हुए, कितनी तारीखें पड़ी। एक अदालत में एक जज 12 मुकदमे रोज़ डिसाइड करता है, दूसरी अदालत वाला रोज़ 1 करता है। यार कहीं तो बैलेंस करो। मुराद एक है, इख्तियारात एक है, लिस्ट एक जैसी है। जो नहीं करता वो घर जाए, कि वहाँ रहे, आपके वसाइल पे, आपके टैक्स की मनी पे। आपकी तो 1,64,000 तनख्वाह है, 3 दफ़ा बिल आए हैं कि इसको 2,20,000 कर दो, कहते हैं पार्लियामान खा गई। वो 12 से 15 लाख भी लेते हैं। तो खुदा के लिए कई बैलेंस भी करें, जो काम नहीं करे वो घर जाए। क्या इससे अदलिया की आज़ादी मुतासर होती है? कमीशन रिपोर्ट भेजे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, SJC को, वो 60 रोज़ में पाबंद होंगे, उसको डिस्पोज ऑफ करें, या वापस भेजें कि जी आपकी फाइंडिंग्स गलत है। इसके अलावा 52 तरामीम इसलिए हैं कि जब आईनी अदालत आप बनाते हैं, तो मेरे वकला भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे,
कोई 33-34 जगहों पे उसकी या इससे ज़्यादा जगहों पे कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट करना पड़ती है, जहाँ पे लफ्ज़ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड डालना पड़ता है, जहाँ पे वर्ड सुप्रीम कोर्ट को सब्स्टिट्यूट करके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड करना पड़ता है। ये सारी एक्सरसाइज में वो क्लॉजेज उतनी होंगी, मटीरियल क्लॉजेज जो हमारे हकूमती इत्तेहाद ने जिन बातों पे इत्तफाक राय किया वो इस तरह से है। हाँ, बलूचिस्तान वाले दोस्तों में कंसेंसस नहीं था। उन्होंने कहा कि हमारे सूबे की जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें हैं, हमारा रकबा बहुत बड़ा है, हलके हमारे लिए बहुत तवील और गैर ज़रूरी हैं। किसी ने कहा मेरा हलका 46,000 किलोमीटर पे मुहीत है, मुरब्बा किलोमीटर पे सूबाई असम्बली का, हमारी सीटें 9 से 10 बढ़ाएं, हम कुछ थोड़ा उसे शेप अप करें। हमने कहा भाई ये आपका सूबाई मामला है, आप वहाँ पे बैठ के तय करके हमें बताएं, बेहतर है कि असम्बली की रेजोल्यूशन करवाएं, आइन में डालना है, हम हाजिर हैं। इसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे घबराना नहीं है इंशाल्लाह। आपके तो कायद कहते हैं कि घबराना नहीं, बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। आखिरी बात यह है कि सारे प्रोसेस में मौलाना फजलुर रहमान साहब, क्योंकि ये अक्सरियती वोट के साथ नहीं होनी, ये 2/3 के साथ होनी है, उनको भी बताया जिस हद तक मुझे कहना चाहिए था और जिस हद तक इस अनऑफिशियल स्टेज पे बोल सकते थे, वो उस कमेटी में दोस्तों को एक रोज़ पहले भी बताया और कल भी बताया और आइंदा भी बताते रहेंगे। कल मीटिंग के इख्तिताम पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ, उन्होंने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया है सारी एक्सरसाइज में, उनकी बड़ी अच्छी तजावीज़ थी। और एक ही बात थी उनकी कि जो लेगेसी उन्होंने कहा मुझे मेरे बुज़ुर्गों ने दी है कि पार्लिमान को मजबूत रखो, पार्लिमान को मजबूत रखो और पार्लिमान को मजबूत रखो। ये काजी फायज़ ईसा साहब का नाम इसलिए आप ले रहे हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ख्वाब में वो आते हैं। हमने भी भुगता है, जो आपके कंधों पे बैठ के डैम बनाने के अलावा सारा दिन हम ही हाँकते रहते थे, जो हम ही हाँकते रहते थे। ये बैठा है, ये किससे हिसाब लेगा? जो वाइंड अप कीजिए, मैंने हर पार्टी से एक को देना। आखिरी बात, अब इन्होंने कहा कि आईनी अदालत में आप उम्र की हद जो है वो 68 पे क्यों ले जा रहे हैं, बाकी जगह पे वहाँ पे है। तो सर अर्ज़ ये है कि ये पहला एक तजवीज़ थी ये कि ये तजवीज़ भी रखें और दूसरी भी रखें, क्योंकि सर अगर आपने एक मोतबर इदारा कायम करना है जो कि सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल भी हो और कई हवालों से उनका इख्तियार आइनी तशरीहों के हवाले से बेहतर है, यू नीड एक्सपीरियंस्ड ब्रेन्स, यू नीड पीपल विद बैकग्राउंड्स। तो ये चीज़ें वहाँ पे तय होंगी। अब फजलुर रहमान साहब की तजवीज़ जो थी वो हमने मानी, बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी बिल्कुल, इसाक डार साहब को बिठाया, आप लोग भी होंगे, तमाम पार्लिमानी जमातें जो सेनेट में और कौमी असम्बली में हैं उनसे गुफ्तगू का आगाज़ हो चुका है। इत्तफाक़ राय की हमारी कोशिश है। ये बात आपको आज एक दफ़ा फिर जनाब स्पीकर अर्ज़ करूँगा कि इस पे तुक्के लगाने वाली तनकीद करने की बजाय आप मुस्बत तजावीज़ लेके आएँ कमेटी में, जो आपकी अच्छी तजावीज़ होंगी हम भी सर नगू करेंगे, जो हम मुनासिब बात करें आप भी उस इंगेजमेंट में हमारा साथ दें। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जो 75-77 साल से पिस रहे हैं और सर झुका के इदारों के आगे, अदालतों के कॉरिडोर्स में जो लोग रुल गए हैं, उनके लिए कुछ करें, अपने लिए बाद में करेंगे। बहुत शुक्रिया।